गुड मॉर्निंग गाइस। गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स एक्टिविटी में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज की क्लास में फिर से आपको मिलने वाला है यूपी टेट का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के जल्दी से आ जाइएगा। प्रैक्टिस सेट में आपको क्या है, हिंदी व्याकरण प्लस साहित्य और आपको गद्यांश भी मिलेगा। ठीक है, जैसा लेवल आपके एग्जाम का होता है सेम वही लेवल है। तो अपने आप को आंकने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करें क्लास को। एक बार इस लिंक को अपने अपने ग्रुप में सभी में शेयर कर दें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, सोच समझ के जवाब दें। जो भी क्लास में है सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निमिष शब्द का पर्याय है क्या? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर दीजिएगा, फिर जल्दी जल्दी से कमेंट करें। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, और इस प्रश्न का क्या होगा जवाब, ये आपको ही देना है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। देखें कितनों का आंसर सही आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो गलती बिल्कुल भी ना करें, सोच समझ के जवाब दें। ठीक है, चलिए। देखिए, निमिष की हम पर्याय की बात करें, इसका पर्यायवाची की बात करें, तो निमिष का पर्यायवाची जो होता है, प्रकाश नहीं होता, छिद्र नहीं होता, पूर्ण भी नहीं होता, क्षण। यानी कि आप एक पल के लिए निमिष का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा आपका डी, और डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ प्रश्न है आपके सामने सेकंड, और इसका जवाब बहुत अच्छे से सोच समझ के आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है क्या? तो जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, नि जमा कपट, दूसरा है निश जमा कपट, और तीसरा नी जमा कपट, या फिर निश जमा कपट। तो जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। जल्दी कमेंट करें और बताएं सही आंसर। देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आंसर दीजिएगा सभी। चलिए देखिए क्या आंसर आप सभी का मिलता है। निष्कपट, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि निष्कपट में संधि कौन सी होगी, आप बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि इसमें स्वर संधि, किसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक है, और आप इस विसर्ग संधि का विच्छेद कैसे करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से करते हैं आंसर। तो जल्द जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा सही आंसर। भाई इतना इजी प्रश्न, इतना देर कैसे? निष्कपट का यदि हम संधि विच्छेद करने के लिए कहें तो बहुत चुटकी से बस निष्कपट सुनते ही इसका आंसर निकल जाना चाहिए। आप जानते हैं कि विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि में आपको विसर्ग लगाना पड़ता है। यदि इसमें श का क्या बन जाता है, श षटकोण का विसर्ग में चेंज हो जाता है, तो नी जमा कपट हो जाएगा, और सही आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन। समझ में आया? यानी कि प्रश्न सेकंड का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर। ओके, निश भी नहीं होगा, नी भी नहीं होगा, निश भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, अत, अ, अत्य, अति। तो भाई बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। आंसर दीजिएगा सभी। हेलो संजय जी, नमस्कार, कैसे हैं? तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जल्दी से कमेंट करें और बताएं इस प्रश्न का जवाब। देखिए क्या आंसर आपका मिलता है, थर्ड का डी ऑप्शन मिला है मुझे। अति जमा अंत, यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या देखते हैं आप कि अति जमा अंत, तो क्या हो जाएगा, अत्यंत। इसमें यदि संधि की बात, वो सॉरी उपसर्ग की बात करें तो अति आएगा। ठीक है, और यदि हम देखें इसमें संधि, तो संधि कौन सी आएगी, यण संधि। समझ में आया, यण संधि होगी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें, अति। ओके,
चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, मुझसे उठा नहीं गया। कल मैंने आपको समझाया भी था कि आप वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। भाई आंसर दीजिए, जो भी क्लास में है प्लीज थोड़ा सा अपने उंगलियों को चलाएं, ठीक है, आराम नहीं दो उतना। तो यहाँ पर फोर्थ का सी आंसर मुझे मिला है, भाई जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखिए, मुझसे उठा नहीं गया कभी, आपने अरे मुझसे तो ये काम होता ही नहीं है, मुझे सोया नहीं गया आज पूरी नाइट। तो यहाँ पर क्या है, आपके भाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। मुझसे उठा नहीं गया ये भाववाच्य होगा, इसमें भाव को प्रधानता दी गई है, ठीक है। तो सी को क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द की वर्तनी से क्या है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, सही है। ओके, तो 4 ऑप्शन जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी कि 3 गलत है, 1 ऑप्शन सही है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा है वो आंसर। ABCD अनुग्रहित आपसे पूछा गया है, अब आप देखें कि कौन सा अनुग्रहित सही होगा, जल्दी से बताइएगा। भाई जिस पर अनुग्रह किया जाए उसे अनुग्रहित कहा जाता है। अब कौन सा है अनुग्रहित ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। संजय जी के अलावा और भी हैं सभी जो इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो सुनने के लिए नहीं, साथ के साथ आंसर भी देने जरूरी है। तो आप ना आंसर भी दें, जिससे कि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आए कि आपको कितना आता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताइए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन मुझे मिला है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, मैं आपको बता दूं, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। जो आपका ऋषि वाला रह होता है ना, ये वाला रह इसमें निकलता है। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ठीक है, अनुग्रहित। ओके, सी, ए नहीं होगा संजय, ए नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, उपतायिका का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो जल्दी से बताइएगा क्या है ये उपतायिका, उपतायिका का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखते हैं कौन कौन बताता है, इसका अर्थ क्या निकल कर आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 6 का डी आंसर मिला है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उपतयिका का अर्थ क्या होता है, तराई या फिर कह सकते हैं घाटी के लिए, जिसमें क्या होता है, पर्वत के एक समीप नीचे की ओर की जो भूमि होती है उसे कहा जाता है। तो पर्वत के पास की भूमि, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने किस तरीके से है, जल्दी से देखें और बताएं इसका भी सही जवाब। चलिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो देखें, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अपेक्षित। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि जिसकी पूर्व से कोई भी आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 7, जल्दी से दीजिए जवाब, सही आंसर क्या होगा भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आपका मिलता है क्वेश्चन नंबर 7 का,
बहुत बढ़िया जवाब। भाई जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कुछ उसके बारे में कोई भी पता ना हो। तो बी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। अपेक्षा का क्या है? विशेषण पूछा है, तो जल्दी से दीजिएगा इस प्रश्न का भी जवाब। आंसर चाहिए सभी के, जल्दी से दीजिए जवाब, क्या होना है इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भाई विशेषण क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना। तो बहुत बढ़िया। देखिए उपेक्षा क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। और बात करें विशेषण की तो अपेक्षित, यानी कि डी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है और आपने सही आंसर दिया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ण का उच्चारण स्थान होता है क्या? नासिक्य, कंठ ओष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ तालव्य? तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर। भाई जो आपके अंतिम व्यंजन वर्ण है ना पांचों, जिसे पंचम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, तो जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिए। भाई जल्दी जल्दी से आंसर बताएं मुझे। तो यहाँ पर 9 का बिल्कुल। भाई ये जो होते हैं ना, ण का उच्चारण स्थान आप देखें, क ख ग घ ण, तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी नासिका से इसकी क्या है, नासिका से इसका उच्चारण होता है। साथ ही साथ इसमें से वायु ण ण वायु कम, ध्वनि का निष्कासन अधिक होता है, नासिक मार्ग से ध्वनि प्रतीत होती है। और इसका सही ऑप्शन जैसा कि आपने बताया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। गौधूम शब्द का तद्भव है क्या? गेहूं, गाय, गोबर या गोधन? तो जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। गौधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? आंसर दीजिएगा। आंसर विश्वास होना चाहिए कि आपको कितना आता है, और वही विश्वास आपके कमेंट्स में भी दिखता है कि हाँ आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। आपको अपने अंदर विश्वास है, आप किसी के आंसर को कॉपी करके नहीं दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए गौधूम शब्द का तद्भव आपसे पूछा गया है, तो यहाँ क्या आंसर मिला है मुझे? ए आंसर मिला है कि गेहूं। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा आपसे गोबर का तत्सम पूछ लिया जाए, गोबर का तत्सम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि गौधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं होगा। ठीक है, यदि आ जाए कि गोबर का तत्सम आपको बताना है तो क्या बताएंगे आप? पता है आपको? आपको याद रखना है, गोबर का तत्सम पूछ लिया जाए तो गो में क्या होता है? ये गोबर का तत्सम है। ओके, समझ लीजिएगा इसको, ये आंसर क्वेश्चन बन सकता है आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, ये मुर्दा नहीं है मूर्धा है, ये टाइपिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, आधा धा हमने लगा दिया। तालु, दंतालु। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ बिल्कुल सही कहा संजय, गौ में होगा। ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब। श तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें और बताएं। देखिए आपने देखा होगा कि ओष्म व्यंजन जो होते हैं ना, श, स, श, ह, ये 4 होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कभी कभी इन तीनों श में से अंतर करने के लिए आ जाता है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो जल्दी से मुझे बताएं सही जवाब।
तो देखिए क्या आंसर मिलता है मुझे, सी, बहुत बढ़िया आंसर। देखिए श का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य यानी कि तालु से होता है, ठीक है। और यदि हम क्या बताएं आपको, स षटकोण वाला, तो उसका होता है मूर्धा से, ओके। और यदि हम बात करें स, क्या है, सपेरा वाला जो स होता है ना, उसका स, तो ये हमारा किससे होता है, दंत से होता है, दंत पर आकर जीभ लगती है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या पूछा है, श का पूछा है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने किस तरीके से है, जल्दी से देखिए। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर है 12 आपके सामने, और इसका सही आंसर जल्दी से बताएं भैया, आंसर दीजिएगा। आंसर 4 गज मलमल, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सी आंसर। देखिए एक बात बताते हैं आपको, याद रखिएगा कि विशेषण आप देखें तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण और सार्वनामिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या तो है, लेकिन संख्या कैसी है, जिससे हम गिन नहीं सकते, जिसका हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। वो किस में आते हैं, आपके परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। यदि आते आपके क्या, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले, तो आप किस में लगाते, संख्यावाचक में, ठीक है ना, क्योंकि उनको आप गिनते हो। 1 दर्जन पेंसिल, तो इसका विशेषण क्या होगा, संख्यावाचक, क्योंकि जिन्हें आप गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में, जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो परिमाण बोधक में। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, शीश का तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी जल्दी से बताएं क्या है इसका सही जवाब। देखते हैं क्या आंसर आप सभी का मिलता है। शीश का तत्सम रूप क्या होगा ये आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब, आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आंसर का वेट किया जा रहा था और देखा जा रहा था कि आप इतना सरल क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं या नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए एक सेकेंड, इसका सही जवाब शीर्ष का तत्सम आपसे पूछा है, तो क्या होगा, शीर्ष होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे शीर्ष को हम सिर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका सही जवाब, ओके। आगे देखिएगा, बहुत बढ़िया जवाब बी ऑप्शन दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, आंसर दीजिएगा भाई। वह कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी किया जाता है और बोलने में भी किया जाता है, तो जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता है ना, अमेरिका में भी नहीं होगा, पाकिस्तान में भी नहीं होता, मॉरिशस, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट जवाब है और बहुत अच्छे से आपका आंसर मिला है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, चौराहा शब्द का समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव समास। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब, आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने, क्या है इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से कमेंट करें और बताएं, आंसर दीजिएगा। देखिए चौराहा, जिसके 4 राह हो, मैंने कहा कि जिसमें आपको संख्या प्लस संज्ञा मिल जाए
वहां आंख बंद करके दीर्घ समास लगा दो, सही हो जाएगा आपका। तो सी आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही आंसर जवाब है। आगे देखिए, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो आंसर जल्दी से कर दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा सूर सागर के रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी से आंसर दें। तो आप जानते हैं कि ब्रजभाषा के महाकवि सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर उनकी रचना है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सी आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है, भाई आंसर दीजिए। आंख की किरकिरी होना, तो जल्दी से बताइएगा। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना? तो क्या है सही जवाब, आप सभी को बताना है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि आपके आंसर मिले और आगे की तरफ हम भी चलें। चलें देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है अप्रतिष्ठा, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए भाई जल्दी से बताइएगा। यदि ये कार्य टाइम पर पूरा नहीं किया तो आंखों की किरकिरी हो जाती, मतलब वो बंदा आंखों की किरकिरी बन जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका सही जवाब क्या होना है, तो यहाँ पर अप्रिय लगना। चलिए, दीक्षा कुर्मी ने ए आंसर दिया है और यहाँ पर कष्टदायक होना। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है ना, आंख की किरकिरी। आपने देखा होगा कि आंख में जब कुछ गिर जाता है तो क्या होता है, दुखन होती है, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, आपको कष्ट होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, कष्टदायक होना। ठीक है, ओके, समझ में आया। आगे चले, देखें नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने कौन सा आता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो बता दूं, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है क्या? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, आंसर दीजिएगा। देखें क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। दीक्षा, गुड इवनिंग, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भाई क्या आंसर आता है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी से बताएं इस प्रश्न का मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा माना गया है, तो बताइएगा और देखें क्या जवाब आपके आते हैं। 18 का डी, बहुत बढ़िया जवाब। देखिए, आशु भाषण की हम बात करें तो आशु भाषण का जो अर्थ होता है वो क्या है, आप बोल सकते हैं कि भाषण बोलने की तीव्र गति भी आप कह सकते हैं, या मौखिक संचार करना, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। किसके अंतर्गत आता है, आशु भाषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वीरों का कैसा हो बसंत किसके द्वारा लिखित कविता है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्या आंसर आप सभी का मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, पूछा हुआ है, तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत बढ़िया आंसर दीक्षा, तो जल्दी जल्दी से 19 का बी ऑप्शन मिला है मुझे, और यही कॉन्फिडेंस चाहिए आप सभी का, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए। आप किसी और की नकल के माध्यम से आगे नहीं बढ़ते कि उसने ये दिया तो मुझे भी यही देना है। ठीक है, तो देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है,
आप जानते हैं कि इसके सही जो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है, तो बी आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने कौन सा कैसे आता है, तो समझिए और आंसर दें। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां आती हैं, तो बताइए 15, 25, 18 या 22। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोलियां सॉरी कितनी बोलियां आती हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताएं, आंसर दीजिएगा। बहुत क्वेश्चन आता है, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कितनी उपभाषा और कितनी बोलियां आती हैं, उपभाषा भी पूछा जाता है, तो आप इसका भी आंसर मुझे दीजिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। जल्दी जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। चलिए, तो 20 का डी ऑप्शन मिला है मुझे, संजय जी ने भी कहा है डी आंसर। तो अब हम क्या कहें आपसे, इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, लेकिन इस आंसर को आपने गलत कर दिया है, 22 नहीं है। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो आपको याद रखना है हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं और 5 उपभाषा आती हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, आप शायद समझ ना पाए थे दिल्ली में, छत्तीसगढ़ी, बघेली, नेपाली, कुमाऊनी, मैथिली, मगही, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, जो 5 उपभाषाएं हैं ना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, है ना, ये सब इनके अंतर्गत आती हैं। तो 5 उपभाषा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली किस में आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, 18 है ये, और इसमें से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने किस तरीके से है, जल्दी से देखें। हाँ संजय जी बिल्कुल सही कहा, पहला गलत हुआ है। अब इस गलती को मत दोहराना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो देखें आप बताएं। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो जल्दी से बताएं क्या है इसका आंसर। देखिए कितनों के आंसर सही मिलते हैं मुझे, कितने अच्छे से आप आंसर दे पाते हो। जल्दी जल्दी से आंसर चाहिए प्लीज। चलिए, तो यहां पर मैं जल्दी से बताइएगा। देखिए चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा मानी गई है, वो है आपकी मानक भाषा। मानक भाषा एक आदर्श भाषा मानी गई है, और इसमें क्या है, ये परिनिष्ठ भाषा भी कहलाती है, सर्वोत्तम भाषा भी कहलाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन। प्रांजल भाषा जो होती है वो एक सरल भाषा होती है। ठीक है, व्याकरणिक भाषाओं में क्या है, सिर्फ व्याकरण के नियमों को ही रखा गया है, साहित्यिक भाषा में साहित्य का प्रयोग किया गया है। लेकिन मानक भाषा कैसी है, एक परिनिष्ठ भाषा कहलाती है, एक आदर्श भाषा कहलाती है, एक श्रेष्ठ भाषा कहलाती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ, बताइएगा, समझ में आया ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या है सही आंसर। ठीक है, चलिए, कविता, कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बनी, तो जल्दी से बताइए 20 सेकंड का क्या है सही जवाब, आंसर दीजिएगा। भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है, ये आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। भाई जल्दी से बताएं,
आंसर नहीं मिल रहा है 22 का सी ऑप्शन। बाकी और सभी बताइएगा भाई जल्दी से, क्योंकि आंसर आप देखिए कहीं ना कहीं आपका गलत आंसर है, तो जल्दी जल्दी से। और दीक्षा भाई तुम भी बताइएगा। चलिए, तो देखिए भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं। भारतेंदु युग में कौन आते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, ये युग्म कैसा है? एकदम सही युग्म है। और यहाँ पे ए आंसर को क्या करते हैं हम? लॉक करते हैं। सी आंसर गलत है। ठीक है, सही जवाब है सी, ए ऑप्शन, ए आंसर कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ए आंसर एकदम सटीक जवाब है आपका। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ, जल्दी से जवाब दें क्या है इस प्रश्न का जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताएं। परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या बीसल देव रासो? एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले पृथ्वीराज है, फिर खुमान, परमाल, बिशप देव। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। कमेंट करें और बताएं सही आंसर। आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर आपके मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, हिंदी प्रदीप, ए लग रहा है। चलिए ए ही है। भाई जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रासो है जो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 23 का डी ऑप्शन मुझे मिला है। शाबाश प्रियांशी जी। बाकी सभी जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आलाखंड जो प्रसिद्ध है वो जगनिक के द्वारा है, जगनिक ने दिया था ये। और इसका सही जो है वो है आपका सी ऑप्शन, परमाल रासो जगनिक के द्वारा दिया गया है, जो आलाखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो है, समझिएगा। तो डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है? बिल्कुल सही सी आंसर। आगे देखिएगा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो लीलाधर, विश्वनाथ प्रसाद, हरि प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश? तो जल्दी से बताइएगा 24 क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी से दीजिएगा सही आंसर और बताइएगा कि यह पत्रिका कब प्रकाशित हुई और कहाँ हुई थी। जल्दी से आंसर दे। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। कोई बात नहीं प्रियांशी जी, चलता है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ मिला है बी ऑप्शन, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बाकी जो भी है क्लास में वो भी आंसर दीजिएगा। देखिए तद्भव पत्रिका का संपादन जो हुआ था वो हुआ था 1999 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब किसने किया था? तो याद रखिएगा अखिलेश के द्वारा था, अखिलेश। ठीक है, तो डी आंसर क्या होगा इसका सही जवाब होगा। समझ में आया? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी नहीं है, सही जवाब है डी ऑप्शन। ओके, नहीं प्रियांशी जी, दीक्षा डी आंसर नहीं हो, बी आंसर नहीं होगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के द्वारा नहीं है, ये अखिलेश जी ने दिया है। ठीक है, तो डी आंसर को लॉक किया जाता है। 1999 में प्रकाशित किया था और लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। 12 बरस लो कुकर जीव है अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? बहुत आता है यह वाला प्रश्न भी। तो विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नाल या जगनिक? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। भाई जल्दी से बताएं। और अभी मैंने इसी में से आपको क्वेश्चन भी कराया हुआ है, अभी कराया था। तो जल्दी जल्दी से बताइएगा, एक दो क्वेश्चन ही गए तभी मैंने कराया था। तो बताएं, 12 बरस लो कुकर जीव है अरु 13 लो जिए सियार, इस पंक्ति, यह पंक्ति किसकी है? तो आपको बताना है। तो आपके आंसर क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा।
बार बार लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने तदवक ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यादव जी, ये आप जैसी ट्रिक आपको अच्छी लगे जिससे कि आप याद रखें वैसे ही ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, जल्दी से देखें और बताएं क्या है इसका जवाब। भाई आंसर दीजिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ यदि आपको ना पता हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, एक सेकेंड। देखिए उस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि जगनिक। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जगनिक ने कौन सा दिया था, ये परमाल रासो से लिया गया है, परमाल रासो से, परमाल रासो आला खंड से लिया गया है ये वाली पंक्तियां। जगनिक इसके कौन है, प्रतिपादक रचनाकार हैं, और डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। प्रिया मैडम ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, याद रखिएगा आप सभी। और चलिए, बिल्कुल प्रियांशी जी, बहुत बढ़िया यज्ञ, बहुत शाबाश। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने। अब भाई यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा गद्दांश बड़ा है, तो एक बार मैं भी देख लूं कि मुझे फोन पे सही दिख रहा है या नहीं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई दिख रहा है या नहीं बताइए, पर्सन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया है ये वाला प्रश्न आपका। तो देखिए, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहां से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि मैं दिख रहा है, क्वेश्चन लिए जाए इसमें से बताइएगा। घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का वाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं, बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्ध प्राप्त किया था, बुद्ध रत्न प्राप्त किया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत विखने चारिक है, बिच्छुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, उन्होंने, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदानिया और दक्षिण में बाली द्वीप पर धावा मारा। ठीक है, अच्छा आंसर भी आने लगे हैं, शाबाश। श्रवण महावीर के स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन प्रयत्न घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, तो कभी बद्री का आश्रम घूमने गए। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न, जल्दी से दें जवाब, क्या है इस प्रश्न का आंसर। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अरे मैडम इतना लंबा चौड़ा क्यों पढ़े, हमें तो पता है कि घुमक्कड़ में क्या प्रत्यय होगा, हम नहीं पढ़ेंगे इतना बड़ा। ठीक है, हमें तो पता है ए ऑप्शन होना चाहिए, हमने उपसर्ग प्रत्यय बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो घुमक्कड़ यानी कि अक्कड़ आता है, तो आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, शाबाश, बिना पढ़े 1 नंबर मिला। चलिए दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ये भी आपको पता होगा।
पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसोली। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइए 27 का आंसर क्या होना चाहिए। बस जल्दी से दीजिएगा जवाब। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसोली? भाई बताइए, अभी मैंने बताया भी था। तो देखिए भटके, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे किस पर, अपने गद्यांश पर। गद्यांश पे ध्यान दे तो मैडम कैसे, बहुत छोटा लिखा हुआ है ना। तो देखिए याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। पावा में शरीर त्यागा था उन्होंने। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, और पावा में उनका शरीर त्यागा गया था। तो यहाँ पर ए यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। ठीक है, ओके आगे चले। देखिए हाँ बिल्कुल वैशाली। आगे देखिएगा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है भाई? तो देखें, विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे कौन सी संधि होगी। विसर्ग ऐसे लिखा है, तो जल्दी से बताएं 28 में क्या होगा सही जवाब। भाई आंसर दीजिएगा, देखें क्या जवाब आपका मिलता है। आंसर दें, देखिए कितने अच्छे से आप जानते हैं। स्वच्छंद का संधि क्या होगा? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण या फिर व्यंजन। तो क्या है आपका जवाब? जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। शाबाश शाबाश। सु जमा छंद क्या होता है? सु जमा छंद। तो क्या बन जाएगा आपका? सु जमा छंद होगा, बताइएगा। भाई सही किया है मैंने संधि विच्छेद, जल्दी से बताइएगा। जिन्होंने भी क्या बताया है? व्यंजन। व्यंजन संधि बताने वालों, मैंने संधि विच्छेद सही किया है ना? जल्दी से बताइए। या फिर स्व जमा छंद आएगा? भाई च को क्या है? च के बीच में हमने क्या है? जमा का चिन्ह लगाया। च को किसमें बदला है? व्यंजन में बदला है। स्व जमा छंद यानी कि सेकंड वाला सही है। सु जमा छंद नहीं होगा, स्व जमा छंद होगा। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्यंजन संधि का यदि संधि विच्छेद आता है तो स्व जमा छंद हो जाएगा। ओके आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 29। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई, आंसर दीजिए और बताइए। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में, देखिएगा, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र माना। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों को वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म। यानी कि यहाँ पर बी आंसर मिल गया है, बिल्कुल बौद्ध धर्म, जिसमें क्या है भाई, यहाँ पर भिक्षुकों के रूप में अपने जो भी यानी कि इस धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है ना। और यहाँ पर क्या है, सभी को समान, सभी किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा इस धर्म के अंतर्गत नहीं समझा गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म, बिल्कुल डी आंसर। चलिए संजय जी पहले सही दिए लेकिन बाद में थोड़े से भटके, लेकिन फिर आपने डिलीट किया। चले कोई बात नहीं। तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, और आज का आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सेट है ये 2017 का पेपर था, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया और बहुत अच्छे से आपने आंसर भी दिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर आपको विश्वास जागृत होता है कि आप कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आपने अच्छे से तैयारी की है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो जो भी टेट को अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं।
सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कल फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। तो डेली अच्छे से तैयारी करें, टाइम बहुत कम बचा है। संख्या यानी कि टाइम जो आपने बना रखा है 1 घंटे का 2 घंटे का, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अंतिम चरण पर चल रही है आपकी पढ़ाई, तो जोरों से लग जाइएगा। टाइम बहुत कम है, अच्छे से पढ़ें। कोई भी समस्या आए तो मेरे साथ डिस्कस करें, हिंदी और सीडीपी से लेकर, ठीक है। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और डेली 4 बजे आइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर, बाय बाय। किसका? अच्छा अच्छा, तो मैंने ये अभी एक सेकंड